चलो जी। तो ये हमारा एक और पॉलिटिकल लेक्चर जो है स्टार्ट होगा। और इसमें वो गेट बंद कर दो, बाहर आवाज जाएगी वरना। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं अप्रोक्स अप्रोक्स अभी बात करूं तो हम्म, हमारे पॉलिटी के 18 लेक्चर हो गए हैं, 18। और जब तक ये 18 लेक्चर चले हैं, मुझे नहीं लगता, शायद ही, मैं समझता हूं कि इसमें से 50% टाइम, 50% टाइम मतलब 18 में से लगभग लगभग 9 लेक्चर की अगर हम बात करें, तो 18 में से लगभग लगभग 9 लेक्चर के आसपास की अगर हम बात करें, तो ये जो 9 लेक्चर हैं, इनमें हर लेक्चर के अंदर ये शब्द का यूज हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर शब्द को जब भी देखो, अब सीधी सी बात है, जब आपके ये 18 लेक्चर कंप्लीट होते हैं तभी आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर ये समझ में आता है। लेकिन मैं 99.99% कोशिश करूंगा कि अगर आप में से किसी के भी लेक्चर ये पूरे नहीं भी हैं तो भी आपको समझ में आए। 0.1% गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं, उतनी हार्पिक भी नहीं लेता है ना। हार्पिक कितने परसेंट कीटाणु मारता है? 99.99% कीटाणु। उनको भी 0.1% अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है इतनी टेक्नोलॉजी लगाने के बाद। तो मैं भी वो 0.1% अपने फेवर में रखूंगा उस चीज को। खैर चलो, बात करता हूं मैं इसके बारे में, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करता हूं बेसिक स्ट्रक्चर को। कि बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हम हमेशा लेते हैं कि हमने क्या बनाया हुआ है, एक घर बनाया हुआ है। हमने नहीं बनाया, हमारे माँ बाप ने बनाया है। माँ बाप ने वो घर बहुत मन्नतों से बनाया है। चलो एक काम करते हैं, हमारे माँ बाप ने मन्नत जैसा एक घर बनाया है, शाहरुख खान का मन्नत है ना, वैसा एक घर बनाया। शाहरुख खान के मन्नत वाला जो बंगला है उसमें एक खास फीचर है, उसने थोड़ा सा रोमन आर्किटेक्चर स्टाइल का उसको सामने से लुक दिया है। रोमन आर्किटेक्चर बोले तो सफेद सा सामने से बंगला जैसा होता है, उसमें लंबे लंबे सामने से पिलर्स दिखते हैं, आपने देखा है? लंबे दो पिलर्स इस साइड में, दो पिलर इस साइड में, थोड़ा रोमन आर्किटेक्चर है। तो मन्नत के अंदर जो शाहरुख खान की वाइफ हैं, गौरी खान, तो वो एक इंटीरियर डिजाइनर है। और वो ऑलमोस्ट डेली अपने मन्नत के इंटीरियर को बदलती रहती हैं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके घरों का भी इंटीरियर वही संभालती हैं, वही करती हैं। तो मन्नत का जो इंटीरियर है वो ये समझ लो कि आए दिन बदल रहा है। लेकिन क्या मन्नत का एक्सटीरियर बदल रहा है? अगर मन्नत का एक्सटीरियर बदल गया तो वो मन्नत, फिर वो शाहरुख खान वाला मन्नत दिखेगा नहीं। तो इसी को कहते हैं कि किसी भी चीज में आप अमेंडमेंट करो, संशोधन करो, बदलाव करो, उसको सुधारो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुधार सुधार के नाम पर इतना मत सुधार दो कि उसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर था, उसका जो एक मूल ढांचा था, वही नष्ट हो जाए। काफी बार ऐसा हुआ कि आप सभी ने नोकिया कंपनी का नाम सुना है। नोकिया एक ऐसी कंपनी है जो एक समय पर ऐसा लगता था कि दुनिया की कोई भी मोबाइल फोन कंपनी नोकिया के सामने टिक नहीं सकती। फिर एक समय ऐसा आया कि फिर ये लगने लगा कि दुनिया की शायद कोई भी कंपनी नोकिया के सामने टिक जाएगी। तो आप देखिए कितना माहौल कितनी जल्दी बदला। नोकिया ने एक गलती क्या कर दी? नोकिया ने बहुत से लोग कहते हैं नोकिया ने एंड्रॉयड नहीं अपनाया, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है चलो, एक ये तो थी कि उन्होंने चेंजेस नहीं करे उतने ज़्यादा। नोकिया की कहीं ना कहीं एक ये भी गलती थी कि नोकिया जाना जाता था अपने थोड़े फिजिकल बटन्स के लिए। नोकिया के फ़ोन में फिजिकल बटन्स होते थे। नोकिया का हर मोबाइल उनके पिछले हैंडसेट से बिल्कुल ही अलग नज़र आता था, बिल्कुल अलग दिखता था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, उनका वो स्पेशलाइजेशन था, उन्होंने अपना वो स्पेशलाइजेशन छोड़ के अपने पूरे मोबाइल का बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल दिया और अपने मोबाइल को एक नॉर्मल साधारण सा लुक दे दिया जो दूसरी कंपनीज भी दे रही थी। वो हो गई उनकी सबसे बड़ी गलती।
और उसी को हम बोलते हैं कि नोकिया ने अपने मोबाइल्स का कौन सा स्ट्रक्चर बदल दिया, बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर जब भी किसी का बदलता है तो उसकी आत्मा खत्म हो जाती है। आपकी कोई पुरानी हवेली है, उसको सुधारो, बढ़िया बनाओ, अच्छा करो उसको, लेकिन आपने इतनी बदल दी कि हवेली है कि एक नॉर्मल घर है, समझ में ही नहीं आ रहा, अंतर ही नहीं पता चल रहा। आज के ज़माने में जो सारे घर बनते हैं उनकी एक खासियत क्या होती है, जो कोना देखे वहां पर एक जोरदार सी लाइट लगा दो, पूरा घर घर नहीं दिखता, एक पूरे होटल में तब्दील हो जाता है वो। लाइट 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 लोगों की भी गलती नहीं है, जो दौर चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करते हैं। घर के एक हर एक कोने में लाइट होनी चाहिए। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलना है किसी भी चीज का। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था, वो तारीख क्या थी? वो तारीख थी 26 जनवरी 1950, 1950। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया था, इस देश के ऊपर अप्लाई हो गया था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था तब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई शब्द ही नहीं था, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना, मूल ढांचा, कुछ था ही नहीं ऐसा। काफी साल बीत गए तब भी ऐसा कुछ नहीं था। फिर आप सभी को पता है कि एक बड़ा ही ऐतिहासिक, बड़ा ही हिस्टोरिकल केस हुआ, जिस हिस्टोरिकल केस का नाम क्या था? केशव नंदा भारती केस। ये केशव नंदा भारती एक पुरुष का नाम था। तो केशव नंदा भारती केस, केशव नंदा भारती केस। तो ये केस हुआ, और ये केस कौन से सन में हुआ था? ये केस हुआ था 1973 में। तो 1973 में जब ये केस हुआ था तब पहली बार ये शब्द निकल के आया, बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये शब्द निकाला था, पहली बार इन्वेंट हुआ था ये शब्द। तो आपकी जो किताबें हैं वहां पर, हालांकि हमने ऑलरेडी बहुत बार इसकी चर्चा कर ली है, लेकिन चूंकि टॉपिक ही बेसिक स्ट्रक्चर का है तो आप परहेज ना करिए, वहां पर लिख दीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड का सबसे पहले यूज सुप्रीम कोर्ट ने कब किया? 1973 के केशवानंदा भारती केस। बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड का यूज सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले, बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड का यूज सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 1973 में केशवनंदा भारती केस में किया था। केशवनंदा भारती केस में किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इसका यूज किया था, केशवनंदा भारती केस। इतना क्लियर है? पक्का? ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, इस केस को हम लोगों ने देख लिया। अब इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब, हाँ, अब ये समझ लो, कभी कभार ये स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि आखिर इस बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले वो मैं आपको एक जगह लिख के बता देता हूँ, एक डेफिनेशन मैं आपको बेसिकली लिख के बता देता हूँ कि जो बेसिक स्ट्रक्चर शब्द है इसका आखिर मीनिंग क्या है ना? तो वो जरा आप लिख लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग। तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग हम इसका समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग फिक्स नहीं है,
बेटा आप वो हेडिंग डाल देना कि ये लेक्चर का पॉलिटी लेक्चर 19 है, तो आपको बुक आ जाएगी तो सही रहेगा। बेसिक स्ट्रक्चर का कोई फिक्स मीनिंग नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर का कोई फिक्स मीनिंग, कोई फिक्स मीनिंग नहीं है। ये एक ये एक अपडेट होने वाला वर्ड है। ये एक अपडेट होने वाला कॉन्सेप्ट है, लिख देते हैं। ये एक अपडेट होने वाला, ये एक अपडेट होने वाला क्या है? कॉन्सेप्ट है ना। मतलब इसका मीनिंग, मतलब इसका मीनिंग टाइम के साथ, मतलब इसका मीनिंग टाइम के साथ अपडेट होता रहता है, बदलता रहता है। हम्म, इसका जो मीनिंग है वो टाइम के साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास न्यू केसेस, न्यू केसेस आते जाते हैं, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास न्यू केसेस आते जाते हैं, और उनमें कुछ ऐसा, और उनमें कुछ ऐसा आउटकम होता है। आउटकम को आप निष्कर्ष लिख लेना, है ना। और उनमें कुछ ऐसा आउटकम होता है जिसका कनेक्शन, और उनमें कुछ ऐसा आउटकम होता है जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं, जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर से होता है, जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर से होता है। तब सुप्रीम कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर के मीनिंग को, तब सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर मीनिंग को, बेसिक स्ट्रक्चर के मीनिंग को और भी वाइड कर देती है, और भी वाइड, वाइड मतलब और बढ़ा देती है, व्यापक कर देती है। और भी वाइड कर देती है, बढ़ा देती है, व्यापक कर देती है। हटा दें इसको, लिख लिया। अच्छा, अ, अब आप लोग अपने अगर किताबों में पेज को पलटेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, हटा दें बेटा। तब आप देखिएगा
कि आपकी बुक में जब आप थोड़ा सा पेज आगे पलटेंगे ना, तो आपको एक सेक्शन मिलेगा ये, जिसमें मेरी तो 6th एडिशन में 20 पॉइंट लिखे हैं, आपकी 7th एडिशन में 20 ही लिखे हैं, है ना। तो हम इन 20 पॉइंट के पास आ जाएंगे अपनी अपनी बुक्स में, और पहले देख लेते हैं कि ये 20 पॉइंट की हेडिंग क्या है। एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। एलिमेंट का मतलब ही होता है तत्व, कंपोनेंट, कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जो रखा हुआ है, उन सारी बातों को ये 20 पॉइंट में डाल दिया गया है। क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास काफी सारे केसेस आ चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखती है, लर्न करती रहती है। तो अभी आपकी किताब में ये जो 20 पॉइंट लिखे हैं, ये 20 के 20 जो पॉइंट्स हैं, इनको फिलहाल अभी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाता है, और पार्लियामेंट इनको अमेंड नहीं कर सकती है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं इस चीज को कि ऊपर जो 20 ऊपर जो 20 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऊपर जो 20 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन सभी को उन सभी को उन सभी को अभी तक उन सभी को अभी तक उन सभी को अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, यानी कि मूल संरचना का पार्ट माना गया है। उन सभी को अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट उन सभी को अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है। लेकिन आप उसमें एक बात और आगे लिख लेना, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि केवल बस यही 20 पॉइंट रहेंगे। टाइम और नीड के अकॉर्डिंग इनको इंक्रीज भी किया जा सकता है। ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि बस यही 20 पॉइंट बेसिक स्ट्रक्चर में रहेंगे। इनको नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अनुसार जो है, इनको इंक्रीज भी कर सकते हैं बेसिकली। क्या हमको ये रटने की जरूरत है ये 20 पॉइंट? तो जी नहीं, हमको रटने की जरूरत नहीं है। हम्म। जी, सीखते जाएंगे, ऐड होता जाएगा, ये चीज है। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते चलते हैं, एक एक पॉइंट करके देखते जाएंगे, उसको नोट करते जाएंगे। बेसिकली हमको इसकी एक पूरी समरी क्रिएट करनी ही पड़ती है, तो वो हम करते हुए चलते हैं। मैं नोट ओपन कर लेता हूँ वापस से आपके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखता चलूंगा, आप उसको देखते जाइएगा। ठीक है। हम्म। अच्छा। हाँ, मैं आपको एक पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे हम इसमें। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आसानी से और इजी फॉर्मेट में वो चीज़ आपके लिए हो जाए। पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लिखूंगा, शंकरी प्रसाद केस 1951।
यहीं से हमारी कहानी शुरू हो रही है। ओके, देखो 1951 तक चले गए तो ऑलमोस्ट वहीं तक ही आ गए जब से कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ था। एक साल बाद की तो बात है। शंकरी प्रसाद केस 1951, शंकरी प्रसाद मामला 1951। हम्म, कुछ नहीं, आपको एलिमेंट वेलिमेंट कुछ नहीं हेडिंग डालनी, सिंपल ऐसे ही चालू करना है। ठीक है, अब इस केस में हुआ क्या था वो हम देखते हुए चलते हैं। इस केस में इस केस में इस केस में इस केस में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब इससे आप ये भी सीखोगे कि संविधान में सबसे पहली बार अमेंडमेंट कब हुआ था। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को चैलेंज किया गया। चैलेंज किया गया मतलब चुनौती दी गई, चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई। तो फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? 1951। और जब ये अमेंडमेंट हुआ तभी इस अमेंडमेंट को लेके एक केस भी हो गया, शंकरी प्रसाद केस 1951। केस के नाम डिपेंड करते हैं कि वो केस के अंदर कौन इन्वॉल्व है। कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, कोई कंपनी इन्वॉल्व है, कोई फैक्ट्री इन्वॉल्व है, हो सकता है किसी स्टेट की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। तो केस का नाम तो आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, अब भाई इसको चैलेंज क्यों किया, क्या हुआ था इसमें ऐसा? अच्छा, अब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स की टोटल कितनी कैटेगरीज पढ़ाई हैं? 6। और पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल फंडामेंटल राइट की कैटेगरी थी 7, जिसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार भी हुआ करता था, जिसको हटा दिया गया था। आज भी आपने एमसीक्यू किया, उसमें आया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और उसे एक लीगल राइट, कानूनी अधिकार बना दिया गया था आर्टिकल 300 ए के तहत। तो वो तो चलो ठीक है, एक अपनी एक स्टोरी है उसकी। लेकिन यहां पर हमको क्या देखना है? फर्स्ट अमेंडमेंट में फर्स्ट अमेंडमेंट में फर्स्ट अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार लिख लेना हिंदी में, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया। फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया। एक बात बताओ, किसी भी चीज को फंडामेंटल राइट से हटाया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप फंडामेंटल राइट के अंदर ही अमेंडमेंट कर रहे हो। ये अमेंडमेंट सीधा सीधा किस बात का इशारा है? कि आपने फंडामेंटल राइट के अंदर ही अमेंडमेंट कर दिया, इसी बात का तो इशारा है। तो अब इस केस में क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन भी सुनना, ठीक है? तो केस में केस में क्वेश्चन उठा, केस में क्वेश्चन उठा कि क्या, केस में क्वेश्चन उठा कि क्या पार्लियामेंट को, कि क्या पार्लियामेंट को कि क्या पार्लियामेंट को
कि क्या पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट में कि क्या पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट में ऐसे अमेंडमेंट करने का राइट है, ऐसे अमेंडमेंट करने का राइट है। ऐसे अमेंडमेंट करने का राइट आर्टिकल 368 के अंडर है, क्योंकि आर्टिकल 368 का ही यूज करके ये काम किया गया था। आर्टिकल 368 के अंडर है। ठीक है, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं यहां पर। याद करो, याद करो, हमने पढ़ा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमको क्या करना है, अमेंडमेंट करना है, तो उसके कितने तरीके थे? उसके 3 तरीके थे, और 3 ही तरीके हैं, 3 ही तरीके रहेंगे। पहला तरीका क्या था? सिंपल मेजॉरिटी का यूज करके। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा है। तो सिंपल मेजॉरिटी का यूज करके। दूसरा तरीका क्या था? देख लो, ये देखने की चीज है। हाँ, दूसरा तरीका था आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी का यूज करके। तीसरा तरीका क्या था? तीसरा तरीका था आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट्स की परमिशन भी लेनी पड़ेगी, तो 50% स्टेट्स की सिंपल मेजॉरिटी। ये 3 तरीके होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के। लगातार आप देख रहे हैं 2-3 लेक्चर से खूब रिवीजन हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कौन से मेथड को कब यूज करना है डिपेंड करता है सिचुएशन पर। और फिर आपकी किताबों में बाकायदा वो सिचुएशंस लिखी भी हुई हैं, वो आपको मार्क भी करवाई थी कि आपको सिंपल मेजॉरिटी कौन कौन से केसेस में यूज करनी है, आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजॉरिटी कौन कौन से केसेस में यूज करनी है, या आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट की सिंपल मेजॉरिटी कब यूज करनी है। तो सबकी अपनी एक सिचुएशन और कंडीशन है। सिंपल मेजॉरिटी कहां कहां यूज कर सकते हैं उसकी काफी लंबी लिस्ट है, याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। और ये तीसरा वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसको कहां यूज करना है ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी लिस्ट भी लंबी थी। लेकिन एक चीज हमको बहुत अच्छे से याद रहती है कि जो ये वाली साइड है ना, जो ये वाली साइड है, ये वाली, इसको हम अक्सर वहीं यूज करते हैं जहां पर सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा होता है कि नहीं। जैसे कि जब जीएसटी आया था, तो जीएसटी का असर सेंट्रल और स्टेट दोनों पे पड़ा था, उसका हमने एग्जांपल लिखा। तो जहां पर सेंट्रल और स्टेट दोनों पे असर होता है, वहीं तो स्टेट्स की भी परमिशन फिर मांगते हैं। लेकिन याद करिए कि आप आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजॉरिटी कहां यूज कर सकते हो, उसकी बड़ी फिक्स 3 पॉइंट थे मेरे ख्याल से। आप अपनी किताबों में अगर देखेंगे तो आपको साफ वो पॉइंट देखेंगे, 3 पॉइंट हैं। कौन कौन से देखने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं आपको याद ही दिला देता हूं। मैं इसको यहां लिख रहा हूं। अगर कोई फंडामेंटल राइट का मुद्दा है, तो आप उसमें अगर अमेंडमेंट करना चाहते हो फंडामेंटल राइट में, तो आप आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजॉरिटी यूज करते हो बस। यानी कि आपने कौन से मेथड का यूज किया? सेकंड मेथड का। और सुनो, और सुनो, और देखो, जब आपको डीपीएसपी में कोई अमेंडमेंट करना होता है, तब आप इन तीनों मेथड में से कौन सा यूज करते हो? सेकंड वाला यूज करते हो। और जो तीसरा पॉइंट था वो बड़ा खास था, अब उसको ध्यान पूर्वक सुनना और देखना। जो सिचुएशन फर्स्ट वाले में कवर नहीं होंगी,
जो सिचुएशन थर्ड वाले में कवर नहीं होंगी, मतलब जो बच गई है सिचुएशन, उन सारी बची हुई सिचुएशन को आप तीसरी सिचुएशन में यहां पर डाल दीजिए। समझ रहे? तो मतलब ये तीन पॉइंट्स ऐसे थे, ये तीन सिचुएशन ऐसी थी जहां पर आप कौन सी मेजॉरिटी का यूज करेंगे, आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजॉरिटी का यूज करेंगे और उठा के क्या अमेंडमेंट कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देंगे। ये चीजें बहुत कंफ्यूजन कब क्रिएट करती हैं, जब टीचर बार बार इस बात को रिपीट नहीं करता कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के तीन तरीके होते हैं और हर तरीके को अपनी एक अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है। मैं जितनी बार रिपीट करूंगा उतना ज्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज स्टोर होती रहेगी। अब मुझे एक बात बताना कि जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया तो उसका मकसद क्या था, कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा देना। तो कहीं ना कहीं आप किस में छेड़छाड़ कर रहे हो, फंडामेंटल राइट्स में छेड़छाड़ कर रहे हो। तो अब एक बार जरा इधर देखो, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करना होता है तो तीनों तरीके में से कौन सा यूज करते हैं, आर्टिकल 368 की। तो वही मैंने सेंटेंस में क्या लिखा था कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये कौन से आर्टिकल के अंडर किया गया है। क्या मैंने यहां पे सिंपल मेजॉरिटी लिखा था? नहीं, क्योंकि वो मेथड नंबर 1 है। क्या मैंने यहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिखा था? नहीं, क्योंकि वो भी यहां पे यूज नहीं होगा। तो पूरा बाकायदा उसका एक रीजन है, कारण है कि हमने क्यों सिर्फ इसको यूज किया है यहां पर। आप इसको जैसे भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जैसे भी आप इसको मेंशन करना चाहते हैं, या सिर्फ आप इतना ही नोट अगर डाल लेना चाहते हैं कि जब भी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जैसे केस होते हैं तब हम केवल ये सेकंड वाला मेथड यूज करते हैं और वही हमने यूज किया है, इतना भी लिख सकते हो आप, अपने हिसाब से देख लो। कल तय है यहां से आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आना। चलें आगे, बढ़िया, परफेक्ट। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि तुमने उठा के फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर दिया, क्या पार्लियामेंट को यह हक था कि वो फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर दें? ये क्वेश्चन कहां पूछा जा रहा है, इस केस में पूछा जा रहा है। तो वही बात मैंने आप सभी के सामने जो है यहां पर लिखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का कोई ना कोई जवाब भी मिला होगा सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया, लिख लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है। यस, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट कर सकती है। यस, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 368 के अंडर
अमेंडमेंट कर सकती है। बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। डिसीजन समझ में आ गया सुप्रीम कोर्ट का? क्लियर है? तो मतलब एक तरीके से अंधी पावर दे दी पार्लियामेंट को कि तुम सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स में जब चाहो जो चाहो अमेंडमेंट कर सकते हो, बशर्ते तुम बस वो एक्ट बनवा दो, बिल पास करवा दो, और तुम कर सकते हो अमेंडमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबने कहा ठीक है भाई, चलो मजे आ गए, फिर तो बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, अच्छा अब इसको हटा दूं मैं। ये वाला केस हमारा क्लियर हो गया, शंकरी प्रसाद केस 1951, ये हमारा समाप्त हो गया ये केस। इस केस में मैं आपको एक छोटी सी बात और लिखवा देना चाहता हूं, जो लास्ट बात होगी मैं कह सकता हूं इस चीज को लेके। वैसे तो आप लोगों के लिए आसान चीज है, बट फिर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को आर्टिकल 13 याद है? मैं आर्टिकल 13 को एक छलनी से कंपेयर करता था कि आर्टिकल 13 जो है ये एक छलनी के जैसा होता है, ऐसी एक छलनी के जैसा होता है ये। और ये आर्टिकल 13 एक छलनी का काम करता है ना, मतलब फिल्टर का काम करता है, फिल्टर का काम करता है। ठीक है, और फिल्टर का काम कैसे करता है कि यहां पर ये एक्ट नंबर 1 है, एक्ट नंबर 2 है, एक्ट नंबर 3 है, एक्ट नंबर 4 है। ठीक है, इन सभी को इन सभी को इस छलनी में से पास कराया गया, ऐसे 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 ऐसे। नीचे कौन कौन आ पाया वो भी हम देख लेते हैं। नीचे आ पाया एक्ट 3 और एक्ट 4। तो हम क्या कहते हैं, एक्ट 3 और एक्ट 4, इन दोनों ने फिल्टर को पार कर लिया। इन दोनों ने फिल्टर को क्या कर लिया, पार कर लिया। कौन से वो आर्टिकल्स थे जो ये फिल्टर को पार नहीं कर पाए? आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2, ये दो ऐसे आर्टिकल्स थे जो फिल्टर को पार नहीं कर पाए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बॉस ये हुआ कि अगर ये दो एक्ट, सॉरी आर्टिकल आर्टिकल कह रहा हूं, एक्ट मतलब कानून, ये दो एक्ट पार नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक्ट कहीं ना कहीं, ये दोनों एक्ट कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वायलेट मतलब तोड़ रहे हैं, उनका हनन कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। और जब मैंने इतना लिख दिया तो आपको आर्टिकल 13 का पूरा मतलब समझ में आ गया। आर्टिकल 13 ऐसे एक्ट को चेक करता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, और जो भी ऐसे एक्ट पाए जाते हैं उन सभी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है, उन एक्ट को हटा देता है। उन एक्ट को क्या कर देता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है और उन एक्ट को हटा देता है। और जो एक्ट फंडामेंटल राइट को फॉलो कर रहे थे उनको पास कर देता है। तो ये दोनों फिल्टर को पार कर लिया बिकॉज ये फंडामेंटल राइट को फॉलो कर रहे थे। ये फंडामेंटल राइट को फॉलो कर रहे थे और ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। इसीलिए इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दो, असंवैधानिक डिक्लेयर कर दो।
पहले इतना फटाक से नोट डाउन कर लो, रिपीटिशन है लेकिन आप लोगों के लिए फायदा है जितनी बार रिपीटिशन हो जाए। तो आर्टिकल 13 फिल्टर का काम करता है, ऐसे एक्ट को हटा देता है जो फंडामेंटल राइट को तोड़ रहे हैं, और ऐसे एक्ट को पास कर देता है जो फंडामेंटल राइट को फॉलो कर रहे हैं। ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो। आर्टिकल 13 फिल्टर की तरह काम करता है, ऐसे एक्ट को रोक देता है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, और ऐसे एक्ट को पास कर देता है जो फंडामेंटल राइट को फॉलो करते हैं। आर्टिकल 13 एक फिल्टर की तरह काम करता है और ऐसे एक्ट को रोक देता है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, और ऐसे एक्ट को पास कर देता है जो फंडामेंटल राइट को फॉलो करते हैं। एक आखिरी बार और बोल देते हैं। आर्टिकल 13 एक फिल्टर की तरह काम करता है और जो एक्ट फंडामेंटल राइट को फॉलो नहीं करते उनको रोक देता है, और जो एक्ट फंडामेंटल राइट को फॉलो करते हैं उनको पास कर देता है। ऐसा ही हो रहा है इस पूरे डायग्राम में। क्या इतना क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब मुझे यहां पर एक बात बताना, थोड़ा दिमाग को तेजी से चलाना, कैजुअली आपको समझ में आ जाएगा। जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में पास हुआ तो इसने कहीं ना कहीं किसको इम्पैक्ट किया था? इसने इम्पैक्ट किया था फंडामेंटल राइट्स को। तो मुझे एक बात बताना, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। अगर मैं इस एक्ट को आर्टिकल 13 के फिल्टर से पास कराता तो क्या ये पास हो पाता? बताओ, क्या ये पास हो पाता? ये पास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, उनमें बदलाव कर रहा है, उनमें चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उनको वायलेट कर रहा है। तो ये आर्टिकल 13 को पार नहीं कर पाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, देखो मैं चाहता तो ये आर्टिकल 13 वाली बात को स्किप कर सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपका जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आर्टिकल 13 के अंडर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं, तुम्हारे फंसने के चांस कब हैं? जब तुम इस छलनी में से गुजरोगे। अगर मैं तुमको इस छलनी में से गुजारूं ही ना तो तुम सेफ रहोगे ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कल को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए कोई एक्ट बनाया जाता है तो हम उस एक्ट को आर्टिकल 13 के अंदर इंक्लूड करेंगे ही नहीं, विच मीन्स हम उसको इस फिल्टर से पास कराएंगे ही नहीं, हम उसको इस फिल्टर से दूर रखेंगे। क्योंकि जब भी हम उसको इस फिल्टर से गुजारेंगे, ये फिल्टर तो फंडामेंटल राइट का कीड़ा पकड़ लेता है और पास नहीं होने देता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, उसके लिए कोई भी एक्ट बनाया जाएगा, हम उसको आर्टिकल 13 से दूर रखेंगे, ताकि उसमें फंडामेंटल राइट बदल भी रहे हो तो भी काम चल जाए और वो पास हो जाए, वो रुके ना।
आप नीचे कोई अपने दिमाग से कोई लाइन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसके आगे आपकी इच्छा है कि इसका मतलब क्या होगा, इसका आप मतलब लिख सकते हो। मतलब कल को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, मतलब, अच्छा पहले ये लिख रहे हो क्या पर्पल वाला? पहले इसको लिख लो, चलो मैं लिखवा दूंगा फिर। आपकी किताब के अनुसार चलें तो ये चैप्टर केवल एक पेज का है। किताब के अनुसार तो बहुत कुछ होता है। जिसमें मैं अभी आपको एक पैराग्राफ भी नहीं समझा, एक पैराग्राफ समझा पाया हूं, वो भी उसमें इतना हो गया। क्योंकि क्या कर रहे हैं कि हम हर चीज को बहुत खोल खोल के लिख रहे हैं, तो बेहतर है। जूसर में से जूस निकालते हैं घर में, तो हर पुर्जा पुर्जा खोल खोल के घर में उसको धोआ जाता है अलग से, फॉर एक्स्ट्रा परफेक्शन। वरना बाजार की तरह मांगोगे अनार का जूस, उसमें मौसम्बी का स्वाद आएगा। परफेक्शन नहीं होता उसमें। आगे लिखें, लिखो इसके आगे, हट जाना है, हट गए। केश भी वापस से 15 दिन के लिए शादी में जा रही है। आपको शादी का खाना खाने की इच्छा होती है? पक गई ना। चले आगे लिखो, यहीं से आगे लिखना जहां पे पर्पल वाला एंड हो रहा है। मतलब कल को अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, मतलब कल को अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक्ट बनाया जाता है, अधिनियम बनाया जाता है, एक्ट बना, तो एक्ट शब्द को अंडरलाइन करना। तो कल को अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक्ट बनाया जाता है, तो हम उसको आर्टिकल 13 से, एक मिनट रुकना, तो हम उसको आर्टिकल 13 से दूर रखेंगे। तो हम उसको आर्टिकल 13 से दूर रखेंगे। दूर क्यों रख रहे हैं ये तो आपको पता है ना। दूर इसीलिए रख रहे हैं कि अगर उस एक्ट में कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो भी रहे हो, लेकिन फिर भी वो एक्ट पास हो जाए। तो आप ये रीजन अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हो कि अगर उस एक्ट में कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो भी रहे हो, फिर भी वो एक्ट पास हो जाए। कि अगर उस एक्ट में कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो भी रहे हो, फिर भी वो एक्ट क्या हो जाए, फिर भी वो एक्ट क्या हो जाए, फिर भी वो एक्ट क्या हो जाए, फिर भी वो एक्ट पास हो जाए, फिर भी वो एक्ट क्या हो जाए, फिर भी वो एक्ट पास हो जाए। भाई एक बात बताओ ना, जब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकती है, सिटीजन्स के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? फंडामेंटल राइट, हमारे अधिकार, हमारे अधिकार, है ना। जब उसी में अमेंडमेंट किया जा सकता है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना। तो आप फिर लास्ट में एक कंक्लूजन डालोगे, एक कंक्लूजन डालिए। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, दिस मीन्स पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर दे दी गई है, असीमित शक्ति।
इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर दे दी गई है, असीमित शक्ति दे दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर दे दी गई है, असीमित शक्ति दे दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ भी। क्या इतना क्लियर है आपको? शंकरी प्रसाद केस 1951। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अरे यूएसए के अंदर तो इंडिया की कोर्ट्स को तो बस इतनी ही पावर है कि इंडिया की अदालत को अगर ऐसा लगा कि पार्लियामेंट किसी मेथड को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रही है, तभी वो पार्लियामेंट की गर्दन पकड़ सकते हैं। अमेरिका में तो इतनी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वहां पर अगर पार्लियामेंट ने प्रॉपर मेथड फॉलो किया भी है ना, और फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि ये जनता के लिए ठीक नहीं है, तो केवल उतने ही उस पर पूरा एक्ट उड़ा सकते हैं वो। समझ रहे हैं आप? यूएसए की सुप्रीम कोर्ट को बहुत पावर दी गई है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट केवल आपको तभी टोकेगी जब आप रास्ते से भटकोगे। कहते हैं ना कि दो तरीके की पावर होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अगर मैंने आपको पावर दे दी तो आप आबाद भी कर सकते हो और आप बर्बाद भी कर सकते हो। तो बहुत से लोग सड़क पर चलते हैं उस पावर को इसीलिए हासिल करने के लिए ताकि बर्बाद कर सकें। आपने देखा होगा मूवीज में हीरो भी बराबर का शक्तिशाली होता है, विलन भी बराबर का शक्तिशाली होता है, और दोनों ही उस पावर तक पहुंचना चाहते हैं। विलन पूरी मेहनत करता है, सालों साल तपस्या करता है, बहुत कुछ अपना सहता है, बर्बाद करता है, लुटा देता है, लेकिन बस उसको वो पावर चाहिए। मेहनत तो कर रहा है, लेकिन उस पावर को मिलने के बाद वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो अपनी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट को इससे मतलब नहीं है कि तुम पावर काय के लिए चाहते हो, बर्बादी करने के लिए या आबादी बढ़ाने के लिए। उसको उससे मैटर नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को बस, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट को यह है, तुम सड़क पर चल रहे हो ना, तरीके से चल रहे हो ना, भले ही तुम्हारे मन के भीतर कुछ भी भावनाएं हो, तुम सड़क पे हो ना, तो मतलब तुम ओके हो। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट सुनो, सड़क पे हो, अच्छा, फिर वो तुम्हारे मन में झांकेंगी, लेकिन तुम्हारे मन में विचार तो गलत हैं। तुम इस सड़क पे चल के पहुंचोगे तो सही, सही तो चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में बुरे इरादे हैं, तो वो केवल इस पर भी पूरा एक्ट उड़ा देती है। इससे बेहतरीन मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता यूएसए की पावर समझाने में। यूएसए की पावर ने, वहां की सुप्रीम कोर्ट को, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी पावर दी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने अगले केस की ओर जो है प्रस्थान करते हैं। अगले केस का नाम है गोलकनाथ केस 1967। गोलकनाथ केस 1967। गोलकनाथ केस 1960, क्या बोला था? 7। गोलकनाथ केस 1967। अब गोलकनाथ केस में 1967 में क्या हुआ, आइए हम चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली, पता है क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में सिंपली, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो आप सिंपल भाषा में लिख लो, फटाक से लिख लो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1951 वाले
शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस के, शंकरी प्रसाद केस के जजमेंट को बदल दिया। क्या कर दिया? बदल दिया। बदल दिया, बदल दिया तो बदल दिया। और क्या कहा? और कहा, और कहा कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है तो उसे भी आर्टिकल 13 के अंडर, अब ये क्या कहें, आर्टिकल 13 के अंदर इंक्लूड किया जाएगा कि अगर उसने फंडामेंटल राइट तोड़ा तो हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हटा देंगे। समझ रहे हो ना? तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है तो उसे भी आर्टिकल 13 के अंदर रखा जाएगा, which means कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से अगर फंडामेंटल राइट्स में, अगर फंडामेंटल राइट्स को हटाने की कोशिश की गई, हटाने की कोशिश की गई, तो ऐसे अमेंडमेंट को, तो ऐसे अमेंडमेंट को असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नहीं समझे? सिंपल है, जस्ट रिवर्स किया अपने केस को। पहले कह रहे थे कि चाहे कोई भी अमेंडमेंट कर दो, उससे कोई भी फंडामेंटल राइट में चेंज कर दो, इजाजत है। लेकिन अब तुमने अगर किसी अमेंडमेंट के चलते किसी भी फंडामेंटल राइट को हटा, देखो फंडामेंटल राइट दे दो वो बढ़िया है, चलेगा, उसमें तो सिटीजन का भला है। लेकिन फंडामेंटल राइट को हटाओगे तुम अमेंडमेंट करके, तो फिर ऐसे अमेंडमेंट को नामंजूर कर देंगे हम, ऐसे अमेंडमेंट को टिकने नहीं दिया जाएगा। मतलब एग्जैक्ट पूरा स्टेटमेंट बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपना, पूरे जज्बात बदल दिए। देखो वक्त बदल गया, 51 से 67 हो गया, तो जज्बात भी पूरे बदल दिए सुप्रीम कोर्ट ने। अब पार्लियामेंट चिढ़ गई, पार्लियामेंट कह रही तुम 1951 में तो हमें खूब पावर दे रहे थे, हम जो चाहें वो फंडामेंटल राइट उड़ा सकते थे, और अब तुमने हमसे वो सारी पावर वापस छीन ली, अब हम कोई भी फंडामेंटल राइट उड़ा नहीं पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे। देखो सुनना, फंडामेंटल राइट में बदलाव करने के दो मतलब हो सकते हैं। जैसे कि याद करो आर्टिकल 21A, उसको जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट में ताकि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी हो जाए और सरकार उनको मुफ्त में पढ़ाए। तो ये अच्छी चीज है, फंडामेंटल राइट को जोड़ना है,
उसके लिए कोई अमेंडमेंट करना चाहते हो पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मस्त खूब खूब फंडामेंटल राइट दो। लेकिन जब भी तुम फंडामेंटल राइट हटाते हो अमेंडमेंट करके, असली मसला वहां आता है। तो वो तुम अब नहीं कर पाओगे। ऐसा कौन से केस में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने? गोलकनाथ केस में। इसीलिए एक ही हटा पाई पार्लियामेंट, इसके बाद कोई वो हटा ही नहीं पाती है, सुप्रीम कोर्ट रोक देती है, अब हटाने ही नहीं देती फंडामेंटल राइट को। इसीलिए बाद में उन्होंने दे दिया आर्टिकल 21 है, लेकिन कुछ हटा नहीं पाए आज तक, बस एक ही फंडामेंटल राइट हटा पाए। तो आप इस पूरे का एक कंक्लूजन डाल दो, इस पूरे केस में कंक्लूजन क्या हुआ वो कंक्लूजन डाल दो। ऐसे लिख दो, इस पूरे केस का कंक्लूजन है कि अब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट नहीं हटा सकती। इस पूरे केस का कंक्लूजन है कि अब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट नहीं हटा सकती। अब पार्लियामेंट गुस्सा आ गया। अब तो होता है, पलट रहा है। मतलब 1951 में शंकरी प्रसाद केस हुआ, तब पार्लियामेंट के फेवर में डिसीजन था। 1967 में जब गोलकनाथ केस हुआ, तब जनता के फेवर में आ गया। तो आप ये कंक्लूजन में ये भी डाल देना, जहां पर आपने केस का नाम लिखा है ना, आप उस केस के नाम के बाजू में लिख सकते हो कि जो शंकरी प्रसाद केस था उसका डिसीजन पार्लियामेंट के फेवर में था, पार्लियामेंट के पक्ष में था शंकरी प्रसाद केस का। और गोलकनाथ केस का किसके फेवर में था? गोलू के। गोलू कौन है बेटा? अरे जनता के, सिटीजन्स के फेवर में था। मैडम ने गोलकनाथ को गोलू बना दिया। घर की बात है, आंगन में केस होता है सुप्रीम कोर्ट का। ये मोए मोए मोमेंट हो गया आपका। चलो अब देखो, अब इंतकाम होगा। पार्लियामेंट ने कहा अब इंतकाम होगा, तो अब सुनिएगा, है ना, सुनना। अब इंतकाम होगा, चलो इंतकाम करें। गोलकनाथ गोलकनाथ केस 1967 से पार्लियामेंट खुश नहीं थी। ये धुआं निकल रहा है। खुश नहीं थी, और और उन्होंने और उन्होंने इसके रिप्लाई में और उन्होंने इसके रिप्लाई में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास किया। 1971 पास किया। 1971 क्या किया? पास किया।
और कहा कि आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी, आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी का यूज करके पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को हटा सकती है। इन्होंने फिर अपने फेवर में घुमा लिया डिसीजन। भाई पार्लियामेंट अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रही है और अमेंडमेंट कर रही है तो थोड़ा ना सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट जब तक सही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो तब तक आपको नहीं रोकेगी। तो अब इन्होंने डिसीजन के अपने फेवर में कर लिया, तो आप नीचे कंक्लूजन डाल सकते हो। ये कंक्लूजन पता है किसका है? इसका ये हेडिंग बेसिकली, ये हेडिंग इसको हाईलाइट कर देना। तो इसका कंक्लूजन क्या हो गया नीचे लिख लेना। कंक्लूजन में लिख लेना 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने वापस से पार्लियामेंट के फेवर में बात कर दी। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने वापस से पार्लियामेंट के फेवर में बात कर दी। तो जय हो पार्लियामेंट की। उन्होंने कर लिया अपने फेवर में, पूरा फैसला कर लिया। देखो अमेंडमेंट ही तो करना है, कर दिया, मतलब घर की बात है, कर दिया अमेंडमेंट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एले पे दहला मारेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर का पत्ता तो रह गया है, वो आया ही 1973 में था, अभी तो 1971 ही चल रहा है, 1973 में था। बढ़े आगे, कंक्लूजन लिख लिया आपने? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आएगा केशवानंदा भारती केस 1973। अब केशवानंदा भारती केस 1973 आएगा। जैसे जो जुडिशरी के एग्जाम होते हैं ना, जज वगैरह के, सिविल जज के और इन सब के, यहां पर तो एग्जैक्ट पूरा वो केस उठा के पूछ लेता है कि उस केस में क्या क्या हुआ, ये बताओ आप। सिविल सर्विसेज में कैसे पूछता है कि इस केस से कौन सा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना केस के नाम उठा उठा के, बस ऐसे पूछता है। क्या हम ये देख रहे हैं कि गोलकनाथ केस में एग्जैक्टली कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या क्या हुआ? नहीं, वो अपने काम का नहीं है। वो हमारे पॉलिटी में कहां कहां कौन कौन से कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, बस हमको उतना पढ़ना होता है। ठीक है, केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ आइए जानते हैं। राज पे से पर्दा हटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट का 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, 1971 प्रॉपर प्रोसीजर से, मतलब बिल्कुल सही तरीके से, प्रॉपर प्रोसीजर से पास कराया गया है। और इसीलिए
और इसीलिए और इसीलिए उसमें और इसीलिए उसमें लिखी हुई सारी बातें सही हैं। मतलब पार्लियामेंट ने जो 24th अमेंडमेंट किया ना और अपने पास पूरी पावर वापस ले ली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सही है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है भैया, अमेंडमेंट हुआ है, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट मना कर दे। इसके बाद नहीं, ये सुनने के बाद पार्लियामेंट बहुत खुश थी। अभी सुप्रीम कोर्ट बोलेगी खुश तो बहुत थे तुम। अभी पत्ता रह गया है सुप्रीम कोर्ट का। पार्लियामेंट बहुत खुश हुई, बोले चलो चलो हम जीत गए, हमारी जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने। हाँ, घुटने टेक दिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, आप 24वां अमेंडमेंट में क्या हुआ अभी जो आपको पढ़ाया उसको पढ़ लो, पार्लियामेंट ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो तुम। लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही थी, अब तू देख बेटा, अब तू गया, अब तू गया, अब तू देख, अब देख मैं क्या करता हूं। तो पार्लियामेंट बड़ी खुश थी कि उसके पास पावर आ गई कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट हटा सकती है। लेकिन फिर लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया, एक न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया जिसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना, जिसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना। हाँ बेटा, जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का मतलब ही ये है कि आप किसी भी कानून को अदालत से दूर नहीं रख सकते, अदालत जब चाहे किसी भी कानून की जांच कर सकती है, तो आप ये पावर अदालत से छीन नहीं सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है ना। और याद रखना कि सारे फंडामेंटल राइट्स, बहुत से लोग ये प्रश्न मुझसे कई बार पूछते हैं, तो सर बेसिक स्ट्रक्चर का जैसे कॉन्सेप्ट आया तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि अब पार्लियामेंट हमसे हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं छीन पाएगी, दिमाग में क्वेश्चन आता है ना। तो देखो इसका जवाब क्या है, सारे फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होते हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होते हैं। आपको राइट टू फ्रीडम मिलता है, और मतलब वो कोर्ट आइडेंटिफाई करती है फिर कि कौन सा फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये मत मानना कि सारे फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जैसे कि आप आर्टिकल 32 याद करो, जिसको डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, कि कल को कोई भी तुम्हारे फंडामेंटल राइट तोड़ देता है तो तुम सीधे किसके पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास। मतलब तुम्हें हाई कोर्ट के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, अपील के माध्यम से फिर तुम सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ। ये पावर कहां से मिली, आर्टिकल 32। अब कल को अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 32 ही उड़ा दे तो फिर तो फायदा ही क्या है, फिर तो कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट तोड़ देगा, हम जाएंगे किसके पास। तो इस सेंस में आर्टिकल 32 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया
कि आप कुछ भी उड़ाओ, आर्टिकल 32 मत उड़ा दो, वरना तो कुछ कुछ बचा ही नहीं। बोले हमें तुम्हारे घर में से सीमेंट का एक तिनका नहीं चाहिए, बस सारी ईंटें उखाड़ के दे दो। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट आते हैं, हमें कोई सा नहीं उड़ाना, बस 32 उड़ा दो। कोई फायदा है? कोई फायदा है आप इस बात का? आप मुझे बताओ, बताओ क्या फायदा है? ये इंजेक्शन बहुत सुंदर है, इसको शरीर में लगाते ही सनसनी दौड़ उठती है, लेकिन तुम्हारा बुखार रत्ती भर भी कम नहीं होगा। तो क्या फायदा ऐसे इंजेक्शन का? तो भाई सेम हालात है, एक से एक फंडामेंटल राइट, सुंदर से सुंदर फंडामेंटल राइट, लेकिन जब ये टूट गए तब क्या करेंगे? तब क्या इलाज है? आपने वही अमेंडमेंट करके इलाज ही उड़ा दिया। तो क्या फायदा है बताओ? हाँ, हॉस्पिटल सामने है, बस डॉक्टर नहीं है, बाकी हॉस्पिटल चकाचक है, मशीन सारी उपलब्ध हैं, सब है, बस डॉक्टर नहीं है। क्या फायदा है ऐसे हॉस्पिटल का? समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, आप तो आगे लिखो। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर, कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऐसे फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटा सकती, ऐसे फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटा सकती, ऐसे फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटा सकती, जो किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का। समझ में आया? अब वापस से सुप्रीम कोर्ट बड़ी दिखने लगी, बिल्कुल सही बात है। चलो और लिखो। आपको क्या लिखना है? हाँ, नोट, बाय डिफॉल्ट ये मत समझना, मतलब ज्यादा तेज मत चलना, बाय डिफॉल्ट ये मत समझना कि सारे फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बाय डिफॉल्ट ये मत समझना कि सारे फंडामेंटल राइट्स किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स को बेसिक स्ट्रक्चर में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स को बेसिक स्ट्रक्चर में रखा जाए।
कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया ना? तो बाय डिफॉल्ट खुद से मत जज करना कि सारे फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कोई भी फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट हटा नहीं सकती क्योंकि वो सारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप डिसाइड नहीं करोगे इस बात को, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख सकते हो कि जो आर्टिकल 32 है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स टूटने पर आपको रेमेडीज देता है, सोल्यूशन देता है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप उसको हटा नहीं सकते। तो आप ये ऐसा लिख सकते हो, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 ब्रैकेट में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचार, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसे अमेंडमेंट करके हटाया नहीं जा सकता। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसे अमेंडमेंट करके हटाया नहीं जा सकता। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसे अमेंडमेंट करके हटाया नहीं जा सकता। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसे अमेंडमेंट करके हटाया नहीं जा सकता। पार्लियामेंट चुप बैठेगी क्या? जो पार्लियामेंट चुप बैठ गई मतलब वो इंडिया की पार्लियामेंट ही नहीं है। देखो पार्लियामेंट ने क्या कहा। पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट ने अपने रिप्लाई में पार्लियामेंट ने अपने रिप्लाई में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 पास किया। क्या पास किया? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये वही है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा बताता हूं मैं आपको। फिर रायता फैला दिया इन्होंने, फिर सुप्रीम कोर्ट नेहले पे दहला मारेगी। अब ये क्या कहते हैं, आर्टिकल 368 के अंडर किए गए मतलब इन्होंने ऐसा पत्ता फेंका पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके, बॉडी नेक्स्ट लेवल चीज। बोले देखो अगर तुम किसी के सामने जाओगे और तुमने गलती करी है तो मार खाओगे, कुछ ऐसा उपाय कर दो कि तुम उसके सामने ही ना जाओ। तो पार्लियामेंट ने ऐसा उपाय कर दिया। क्या बोला? आर्टिकल 368 के अंडर किए गए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर कोई भी कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? मतलब क्वेश्चन ही नहीं कर सकती। वो रहेगा एक्ट, नहीं रहेगा, गलत है, सही है, वो तो बात बहुत बाद की बात है। क्वेश्चन उठाओगे ही नहीं तुम उस केस को, क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं कर सकती। हंसी आती है मुझे इन पर।
फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब तू गया बेटा, अब तू देख, अब तू देख मैं क्या करती हूं, अब तू गया, अब तू देख। क्वेश्चन ही नहीं कर सकती साहब, क्वेश्चन ही नहीं कर सकती, दुनियादारी गई भाड़ में, क्वेश्चन ही नहीं कर सकते आप। वो नहीं दादे, बस अपने वो तरकीब ढूंढते रहते हैं कि खुद कैसे शक्तिशाली बने। और देखो कोई भी कोर्ट में, ऐसा नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट को मना किया है, कोई भी कोर्ट क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकती। सो हो गया काम, गया टाटा, बाय बाय, गुड बाय, खत्म। अब लिखें सुप्रीम कोर्ट का जवाब, देखो आखिरी जवाब है सुप्रीम कोर्ट का। तो मैं उसका थोड़ा फील बढ़ाना चाहूंगा, उसके लिए मैं गूगल पे जाऊंगा और मैं गूगल पे जाके लिखूंगा अब तू देख। अब तू देख बेटा, अरे अंतु देख हो गया, अब तू देख चाहिए हमको। अब तू देख बेटा मीम। आ गया, ये आ गया, लॉर्ड पुनीत, अब तू देख बेटा, अब तू गया, अब तू देख। अब ये तो बोल रहा है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं यहां से। मुझे क्या एक कोर्स में चाहिए, अपने को फील चाहिए पूरा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या किया, अपने को फुल वो चाहिए। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट अपने जवाब देगी ना, तब हम बात करेंगे इन लोगों से फिर कि हाँ बेटा आ गया स्वाद। अब इनको स्वाद आएगा बढ़िया वाला, अभी इनको मजा आएगा। एक मिनट, एक मिनट। अब केस है, कौन सा केस है? मिनर्वा मिल्स केस 1980, अब नया केस आया है। मिनर्वा मिनर्वा मिल्स केस 1980। मिनर्वा मिल्स केस 1980। इस केस में ये सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है इसको, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नहीं, कि पार्लियामेंट किसी भी एक्ट को, किसी भी एक्ट को, कि पार्लियामेंट किसी भी एक्ट को चाहे वो आर्टिकल 368 के अंडर किया हो, चाहे वो आर्टिकल 368 के अंडर किया हो, या फिर कोई भी एक्ट हो, कोई भी, या फिर कोई भी, या फिर कोई भी एक्ट हो, या फिर कोई भी एक्ट हो, आप उसको, या फिर कोई भी एक्ट हो, आप उसको, आप उसको आप उसको कोर्ट्स के क्वेश्चनिंग से, है ना, आप उसको, आप उसको
कोर्ट्स की क्वेश्चनिंग यानी कि सवाल जवाब से दूर नहीं रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये क्योंकि ये कोर्ट्स की जुडिशियल रिव्यू की पावर है। कि वो कि वो किसी भी एक्ट का रिव्यू कर सकती हैं। कि वो किसी भी एक्ट का रिव्यू कर सकती हैं और जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और जुडिशियल रिव्यू किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आप इसे हटा नहीं सकते। तो आप इसे हटा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की शक्ल दो, कितनी बढ़िया है। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, उड़ा दिया। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर समाप्त हो गया, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो अभी 20 बातें बताई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उनको वो तो आपकी किताब में लिखी हैं। एक बात और लिखनी है बस हमको। ये हटा दूं मैं? ये भी लिख लेना भाई। अब तू देख, अब तू गया बेटा, तभी आपको फील आएगा, वरना फील नहीं आएगा। कौन से केस हुए थे? संक्री के बेर? सज्जन सिंह कहाँ है रे? हाँ, हम गरीब लोग हैं बेटा, हमारा 6th एडिशन है। हाँ, वो नए वाले में डाल दिया होगा, कोई जरूरत नहीं। अभी मैं आपको क्योंकि एक केस पढ़ाने वाला हूं, वामन राव केस। सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके निपट जाएंगे, जिसमें जजमेंट्स दिए हैं वो मेन में है। जितने भी केस मैंने आपको पढ़ाए हैं सब में एकदम खतरनाक खतरनाक जजमेंट दिए हैं, बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अपनी किताबों के साथ अटैच कर लेना ऐसी टॉपिक में। चलो देखो, एक लास्ट केस है, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप देख रहे हो कि आपकी किताब में ये चैप्टर मात्र 1 पेज का है। रीडिंग करने बैठे तो हो सकता है 15 मिनट आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। 1.5 घंटा हमको हो चुका ऑलरेडी, क्योंकि हम बहुत उच्च लेवल पर जा रहे हैं। हम चाहते नहीं कोई भी आपके पास ज्ञान की कमी हो। 1981, 1981, 1981। अरे कुछ नहीं बेटा यार, इतना तो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखती यार। वामन राव केस 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया। क्या दिया? स्पष्टीकरण। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया। क्या क्लैरिफिकेशन दिया? कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट
कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सिर्फ उन एक्ट्स पर, सिर्फ उन एक्ट्स पर अप्लाई होगा जिनको चौबीस अप्रैल 1973 के बाद बनाया गया है। अब आप कहोगे सर डेट का को पकड़ ली। अरे भैया यही एग्जैक्ट वो तारीख थी जब सबसे पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था। तो जिस दिन वो कॉन्सेप्ट आया उस दिन के बाद से ही तो वो लागू होगा। अब उस केशवानंदा भारती केस के बाद से अप्लाई होगा बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यही वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, बढ़िया, मजेदार, शाबाश। मेरे ख्याल से मैं जितना ज्यादा लिखता हूं ना बोर्ड पे उतना ज्यादा चीजें और सरल होती हैं। बोलने से तो होती ही हैं, लेकिन लिख दो एक बार तो और बढ़िया समझ में आ जाता है। अब जैसे कि अगर आप देखो तो आपका जहां पर ये टॉपिक खत्म होता है ना, उन्होंने बाकायदा वो 20-22 पॉइंट बताए हुए हैं कि कौन कौन से केस में बेसिक स्ट्रक्चर का ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। आपकी किताब के लास्ट में ये हटा दूं बेटा, ये देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कहां कहां पर। अब तू कहां से आ गया भाई, कहां कहां पर देखो ये पूरी टेबल दे रखी है, कौन सा केस था और कौन से केस में बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन अपडेट होती गई। आप इस टेबल पर आएंगे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इस टेबल के ऊपर आप कुछ लिखेंगे। इस टेबल में वो सारे केसेस दिए हुए हैं, इस टेबल में वो सारे केसेस दिए हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने, इस टेबल में वो सारे केसेस दिए हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने, इस टेबल में वो सारे केसेस दिए हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को अपडेट किया। बस